बीजेपी को किसका डर? बांकीपुर में क्यों फूले हाथ पैर? क्या बीजेपी प्रशांत किशोर से घबराई? बांकीपुर में स्टार प्रचारकों की फौज क्यों बुलाई? गढ़ अपना, वोटर अपने, जाति का भी मिल रहा साथ। फिर क्यों बांकीपुर में बीजेपी की हालत है खराब? बांकीपुर विधानसभा सीट मतलब बीजेपी का वो अभेद किला जहां सालों साल से उनका एक छत्र राज रहा है। जातिगत समीकरण एकदम मुट्ठी में है। पिछला चुनाव पूरे के पूरे 50,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस उपचुनाव में जो मंजर दिख रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी दबाव में है। जब सब कुछ उनके पक्ष में है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के घर पर एनडीए के सारे सूरमा 1.5 घंटे तक माथापच्ची आखिर क्यों करते रहे? 200 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाकर क्यों रणनीतियां बनाई जा रही हैं? अरे जब इतनी तगड़ी साख है तो ये हाथ पैर फूलना क्यों शुरू हो गया? क्या इसकी वजह प्रशांत किशोर तो नहीं? क्या बीजेपी प्रशांत किशोर से घबरा गई है, या फिर उन्हें लग रहा है कि उम्मीदवार बदलने के मामले पर घिरने के बाद उन्हें इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए? दरअसल बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव से पहले अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब जरा इन स्टार प्रचारकों के बारे में सुन लीजिए। इनमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम है। इसके अलावा सीएम सम्राट चौधरी भी हैं और संजय सरावगी भी हैं। और तो और जब लगा कि स्थानीय नेताओं से दाल नहीं गलेगी तो दिल्ली से मनोज तिवारी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी बुला लिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को यह सब क्यों करना पड़ रहा है, जबकि सामने कोई पारंपरिक विपक्षी दल नहीं है। सामने है प्रशांत किशोर यानी पीके का नया चक्रव्यूह, और इसी वजह से बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ गई है। इसी वजह से पार्टी ने अपने प्रत्याशी नीरज सिन्हा को जिताने के लिए पूरी फौज मैदान में उतार दी है। अगर आपका काम बोल रहा था, अगर आपकी जीत पक्की थी, तो गाना गाकर और स्टार्स को नचाकर वोट मांगने की नौबत आखिर क्यों आ गई? जब अपनी ही जमीन खिसकती दिखती है ना, तो उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा दी जाती है। कहीं बीजेपी का भी हाल यही तो नहीं है? बीजेपी कह तो रही है कि इस बार जीत का अंतर और ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि यह हार के अंतर को और बड़ा करने का आत्मविश्वास है या फिर अंदरूनी हार के डर को छिपाने का हवाई किला। बीजेपी की बैठक में तय हुआ है कि चुनाव प्रचार टीम वर्क से होगा। मतलब साफ है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह बात अब बीजेपी को समझ आ गई है। इसीलिए जेडीयू, लोजपा, हम सबको एक साथ चुनावी मैदान में झोंक दिया है। अब देखना यह होगा कि ये मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की भारी भरकम फौज बांकीपुर के इस गढ़ को बचा पाती है या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज की रणनीति इस किले में सेंध लगा देती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव, इसमें मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या पवन सिंह और मनोज तिवारी के गानों से पीके की जमीन को हिलाया जा सकता है? सवाल बड़े हैं और कड़े हैं। चलिए अब बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के बाद बात करते हैं यूपी के अयोध्या की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में एक और चीज सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। जब राम के चढ़ावे की चोरी का हुआ खुलासा, तब जाकर ट्रस्ट ने अपनी भूल को भांपा। अब पाई पाई का हिसाब ऑनलाइन दिखाएंगे। सोच रहे हैं कि इसी तरह से अपनी साख बचाएंगे। जब तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला था, जब तक एसआईटी ने गर्दन नहीं पकड़ी थी, तब तक तो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग सो रहे थे। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ
और चौतरफा फजीहत होने लगी तो आनन फानन में ट्रस्ट को पारदर्शिता की याद आ गई। अब कह रहे हैं कि अब एक एक रुपए का हिसाब सार्वजनिक होगा, लेकिन सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं हुआ? पहले के चढ़ावे की रसीद आखिर क्यों नहीं दी गई? पहले दिए गए चंदे को सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल कई सारे हैं। हालांकि अब ट्रस्ट का कहना है कि एक एक पाई का हिसाब सार्वजनिक होगा, पब्लिक के सामने होगा। लेकिन यहां पर भी एक पेच है। अब इनका नया पैंतरा सुनिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फरमान जारी किया है कि अब मंदिर की आय, खर्च और सोने चांदी दोनों का पूरा ब्यौरा ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाएगा। दान पात्र में कितना पैसा आया, काउंटर से कितना पैसा मिला, विदेशी चंदे से कितनी जेबें भरी गई और बैंक के ब्याज से कितना पैसा आया, सब कुछ हर महीने ऑनलाइन सब दिखेगा। और जो हजारों करोड़ रुपए की जो इन लोगों ने लूट की है उसका क्या होगा? हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, श्रद्धालुओं के करोड़ रुपए लूटे गए हैं और इससे महापाप और महाभ्रष्टाचार का क्या होगा? अब ओपन होगी तब ये होगा। अपने भाई भतीजों को आपने ट्रस्ट में रखा हुआ है। ट्रस्ट एक विश्वासघातियों का ट्रस्ट बन गया है। पहले तो ट्रस्ट भंग होना चाहिए, ट्रस्ट को अब कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ट्रस्ट को तो सारे ट्रस्टियों को जेल में होना चाहिए। निश्चित तौर पे अब आप सार्वजनिक कराएं, सब कुछ कराएं, ये आपकी मर्जी, ट्रस्ट की मर्जी, उत्तर प्रदेश की सरकार की मर्जी और सेंट्रल में बैठी मोदी जी की सरकार की मर्जी। ये जनता का पैसा है, प्रभु काज के लिए इकट्ठा होता है। अगर उससे बीजेपी आरएसएस का कार्यालय चलेगा और बीजेपी राजनीति करेगी और उनके कार्यकर्ता अपना मकान, गाड़ी, दुकान और गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाएंगे तो निश्चित तौर पे ये पाप है। अगर बीजेपी पाप पुण्य की भाषा समझती है तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि वो अब इस तरह की भाषा बोलेगी। लेकिन सार्वजनिक करें न करें, ईमानदारी जरूर होनी चाहिए इस बात की कि हमको प्रभु के पैसे का इस्तेमाल गलत जगहों पे नहीं करना है। जब पाप का घड़ा भरने लगा तब आपको याद आया कि जनता को हिसाब भी देना है। अब तक जो बहुमूल्य सोना चांदी चढ़ा उसका ब्यौरा देने में इतने साल आखिर क्यों लग रहे हैं? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में लगी है तब जाकर ट्रस्ट को इस नई व्यवस्था की याद आई है। वैसे ट्रस्ट के इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है उसके बारे में भी जान लेते हैं। असल में कहानी यह है कि 2-3 दिन पहले जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार, केंद्र और ट्रस्ट तीनों को लपेटे में लेकर नोटिस थमाया तब इन सब के हाथ पैर फूल गए। ऊपर से एसआईटी की जांच की तलवार अलग से लटक रही है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा चलाया है उसके बाद ट्रस्ट की आंखें खुल गई हैं। ऐसे में अब ट्रस्ट ने बिना देर किए कह दिया है कि अब एक एक पाई का हिसाब होगा और सब कुछ सार्वजनिक होगा। 16 करोड़ श्रद्धालु सिर्फ कुंभ में आए थे। 3200 करोड़ रुपया उन्हें कम से कम चढ़ावा दिया था और उसके अलावा जो करोड़ों श्रद्धालु आए हैं उनके हिसाब से आज की डेट में ट्रस्ट में कम से कम 10 से 20 हजार करोड़ रुपया होना चाहिए था, जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने दान पात्र में पैसे डाले। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चुल्लू भर पानी में स्विमिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का आरोप लगना ही पाप की श्रेणी में आता है कि धन एकत्रित करके आरएसएस बेहतरीन 5 स्टार होटलों की तरह अपने कार्यालय बनवा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि नज़र पहले से ही रखनी चाहिए, लेकिन नीयत का क्या करें। नज़र तो कैमरे में भी रख सकती हैं, लेकिन जब नीयत खराब होती है तो 10 अलमारियों के अंदर रखा भी पैसा चोरी हो जाता है। अब 20 जुलाई को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वेबसाइट वाला ड्रामा रसूखदारों की लाज बचा पाएगा। क्या इस ऑनलाइन हिसाब किताब से उस दाग को धोया जा सकेगा जो रामलला के दरबार में चंदा चोरी से लगा है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस चंदा चोरी के खेल में बड़े मगरमच्छ बाहर आते हैं या फिर सिर्फ छोटे प्यादों को ही बलि का बकरा बना दिया जाता है? चलिए, राम मंदिर के बाद अब बात करते हैं ट्विशा शर्मा केस की। ट्विशा शर्मा केस में आया नया मोड़। फोरेंसिक रिपोर्ट में किसका खेल? सीबीआई का दांव क्या होगा फेल? क्या बच निकलेंगे मां बेटा? ट्विशा शर्मा मौत के मामले में दिल्ली एम्स से 11 पन्नों का एक ऐसा सीलबंद लिफाफा आया है
जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया है। इस केस में जो मुख्य आरोपी हैं, मां गिरिबाला और बेटा समर्थ, कानून के गलियारों में चर्चा है कि इन्हें कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब तक जांच एजेंसियां जिस जिम्नास्टिक बेल्ट को हत्या का हथियार मानकर छाती ठोक रही थी, उस पर ट्विशा के स्किन टिश्यू तो मिल गए हैं, लेकिन कोर्ट में ये कौन साबित करेगा कि इसी बेल्ट से गला घोंटा गया था और ये गला इन दोनों ने मिलकर ही घोंटा था। अगर मेडिकल एविडेंस और गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आता है या घटनाक्रम की कड़ियां पूरी तरह नहीं जुड़ पाती, तो इसका सीधा सीधा लाभ आरोपियों को मिल सकता है। ऐसे में क्या फोरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई के केस को मजबूत करेगी या फिर बचाव पक्ष के लिए नए तर्क तैयार करेगी? फिलहाल ट्विशा शर्मा केस में कई अहम कड़ियां अभी भी गायब हैं। ऐसे में अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि जांच एजेंसियां अंधेरे में ही तीर चला रही हैं। अब जरा इस मामले के दूसरे पहलू को देखिए। आरोपी मां बेटे के वकील साहब अचानक मीडिया के सामने आते हैं और बड़े मासूम बनकर कहते हैं कि हमारे मौक्किल ने तो कभी वॉइस सैंपल देने से मना ही नहीं किया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। 3 घंटे तक वॉइस सैंपल का ड्रामा चला, कानूनी शंकाओं को बहाना बनाया गया, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने में पर्याप्त सलाह ना मिलने का रोना भी रोया गया और अब कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को ही सहमति दे दी गई थी। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और गिरिबाला और समर्थ चारों तरफ से घिर गए, तब जाकर कह रहे हैं कि हमारे मन में तो कोई खोट ही नहीं था। अगर मन में खोट नहीं था तो फिर सीबीआई के सामने कानूनी दांवपेच खेलने की नौबत आखिर क्यों आई? मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों में अगर ये विरोधाभास यूं ही चलता रहा तो आरोपियों के लिए 5 उंगलियां घी में होने जैसी सिचुएशन आ जाएगी। अभी भी कड़ियां गायब हैं और सीबीआई हाथ पैर मार रही है। असली न्याय तो तब होगा जब सीबीआई अपनी अंतिम चार्जशीट अदालत के सामने रखेगी। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या अदालत में इन आरोपियों का ये पूर्ण सहयोग का नाटक टिक पाता है या फिर कानून का शिकंजा इनके झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल देता है। वैसे क्या 11 पन्नों की फोरेंसिक रिपोर्ट ट्विशा को इंसाफ दिला पाएगी या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा? इस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।